वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में प्लेन क्रैश हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि उसका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है एक्सीडेंटली किसी की आई में चला गया था। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स यूजुअली आंख में अगर कोई दिक्कत हुई तो मेडिकल की दुकान पे जाकर के आई ड्रॉप्स वगैरह यूज ले लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत संहिता, उसमें जो है कि कैटरेक्ट की सर्जरी प्रोसीजर को डिस्क्राइब भी किया गया है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है उसका फर्स्ट स्टेप लेना। इसी तरीके से जब हमने हमारे इस मेडिकल पॉडकास्ट सीरीज की स्टार्टिंग की थी तो हमारा साथ दिया था कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कैटरेक्ट एंड फिको सर्जन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी ने। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में फिर से जुड़े हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। वेलकम सर टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट शूट किया था तभी हमारे व्यूवर्स ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आपसे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है कैटरेक्ट उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करें। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैटरेक्ट बेसिकली होता क्या है। अपनी आईज में एक नेचुरल लेंस होता है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है, और अपने लेंस में किसी भी तरह का अगर ओपेसिफिकेशन आता है या क्लाउडिंग होती है तो उसी को कैटरेक्ट कहा जाता है। अच्छा, तो कैटरेक्ट का प्रेवलेंस कितना देखा गया है? कैटरेक्ट जो है इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखे जाए तो मोस्ट कॉमन कोज है ब्लाइंडनेस का। कैटरेक्ट की वजह से जो भी ब्लाइंडनेस होती है वो रिवर्सिबल है। आई मीन्स इसको सर्जरी से जो है रिकरेक्ट किया जा सकता है। ओके, एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैटरेक्ट सर? मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैटरेक्ट इज सिनाइल, एज रिलेटेड। एज बढ़ने के साथ साथ अपना जो यूवी एक्सपोजर होता है उसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप होता है। लेंस में क्लाउडिंग होती है, लेंस फाइबर्स में डीनेचुरेशन होता है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप होता है। सेकेंड कॉज या अदर कॉजेज में अगर देखें तो इट में बी कंजेनाइटल। अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम इन्फेक्शन हुए हैं तो उसकी वजह से भी कंजेनाइटल कैटरेक्ट या न्यूबॉर्न में भी कैटरेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई मदर है जो जेस्टेशनल डायबिटीज फेज में चल रही है, उस ड्यूरेशन में अगर उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई चला जाता है तब बेबी भी इस कंडीशन से सफर कर सकता है? डायबिटीज की वजह से कई मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से लेंस में कैटरेक्ट चेंजेस चालू हो जाते हैं। अदर कॉजेज में अगर अपन बात करें तो अगर अपन स्टेरॉइड्स ड्रग्स होती है उनके ओवर यूजेज की वजह से भी कैटरेक्ट होता है। और ट्रोमा जो मोस्ट कॉमन कोज है जनरली चिल्ड्रंस में, ट्रोमा की वजह से लेंस के फाइबर्स में डैमेज होता है और उसकी वजह से कैटरेक्ट बन जाता है। ट्रोमा ब्लंट भी हो सकता है और शार्प किसी पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो सिस्टमिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ हो गया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गया, इन सब में क्या है कि प्रोग्रेशन स्पीड फास्ट हो जाती है कैटरेक्ट की, और बहुत कम एज में पेशेंट को कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे सर आपने बताया कि स्टेरॉइड्स का अगर ज्यादा यूज हो जाता है या ड्रग ओवर यूज हो जाता है तो भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स यूजुअली आंख में अगर कोई दिक्कत हुई तो मेडिकल की दुकान पे जाकर के आई ड्रॉप्स वगैरह यूज ले लेते हैं। तो उनका यूज करना खुद पर्सनल बेसिस पे कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का तो कोई नुकसान नहीं है अगर कॉमनली आई में यूज करो तो। बट अगर जैसे स्टेरॉइड ड्रॉप्स आती है जिसमें डी लिखा होता है आई ड्रॉप्स के नाम में, तो डेक्सामेथासोन या फिर अदर जो स्टेरॉइड्स है इनको कॉमनली विदाउट एनी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में वो कैटरेक्ट साइड इफेक्ट देती है। ओके, और अगर हम समझना चाहें तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट? सिम्टम्स में मेन सिम्टम पेशेंट का रहता है कि उसको दूर की नज़र जो है वो ब्लर हो जाती है। पेशेंट को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है, और इसके अलावा जो चीज़ों की कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और अगर पेशेंट को सेंट्रल लेंस के सेंट्रल पार्ट में अगर जो है कि कैटरेक्ट डेवलप हुआ है तो उसको नाइट ड्राइविंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो कैटरेक्ट की वजह से पेशेंट को एक तरह से पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन रहता है, जो कि टाइम के साथ या एज के साथ बढ़ता रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम नॉर्मली मेडिसिन से भी कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हैं या फिर सर्जरी करवाना जरूरी है? कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ओक्यूलर मसाज या कोई भी थेरेपी जो है कैटरेक्ट को क्योर नहीं कर सकती। आज तक जो है कि ओनली सर्जिकल ऑप्शन ही है कैटरेक्ट को ट्रीट करने का। अच्छा। वैसे कुछ ड्रग्स आती है जो कि कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन को स्लो करती है, बट अदरवाइज वो रिवर्स नहीं करती है। पेशेंट को अगर कंप्लीट कैटरेक्ट को क्योर करना है तो उसका ऑप्शन सर्जरी ही है। ओके, इसमें भी कोई एक टाइम पीरियड होता है कि जो पेशेंट को अगर कैटरेक्ट से वो सफर कर रहा है तो उसको कब डिसाइड करेगा दैट व्हेन शुड वी गेट इट ऑपरेटेड? सर्जरी ऑप्शन जो है एक्चुअली सब्जेक्टिव है। मतलब ये है कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है।
अगर आपका डेली रूटीन वर्क हैम्पर्ड नहीं हो रहा है कैटरेक्ट की वजह से, आप डेली रूटीन वर्क आराम से कर पा रहे हैं, तो आप कैटरेक्ट सर्जरी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका ऑक्यूपेशन ये ड्राइविंग है और नाइट ड्राइविंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कैटरेक्ट की वजह से, तो फिर आपको उसके लिए सर्जरी के लिए जल्दी ही जाना पड़ेगा। ओके। अभी तो ऐसा है ना सर कि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बहुत डिफरेंट तरीके की बहुत सारी अप्रोचेस मेथड्स यूज होते हैं, लेकिन उसका जो एंशियंट हिस्ट्री है वो किस तरीके का रहा है? तो कैटरेक्ट सर्जरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसीजर में आता है, इसकी एंशियंट हिस्ट्री भी है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत संहिता, उसमें जो है कि कैटरेक्ट की सर्जरी प्रोसीजर को डिस्क्राइब भी किया गया है। उसमें एक काउचिंग प्रोसेस होता था जिसमें कैटरेक्ट लेंस को जो है कि आई के पोस्टीरियर पार्ट में धकेल दिया जाता था, जिससे रास्ता क्लियर हो जाता था और वापस से पेशेंट को 1-2 मीटर विजन आ जाती थी। तो बहुत पुराने टाइम से कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है। अच्छा, और विद टाइम धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट आए हैं, अलग अलग तरीके की सर्जरीज देखी गई है। तो 90s में अगर देखें तो उस टाइम में आईसीसी इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ये सर्जरी आई थी, जिसमें अपन लेंस और कैप्सूल दोनों को जो है कि आंख से निकाल लिया करते थे, और उसमें जो है कि पेशेंट को अफेकिया छोड़ा जाता था। मतलब उस टाइम आईओल्स अवेलेबल नहीं थे, आर्टिफिशियल लेंस या इंट्राओकुलर लेंस जिसको बोलते हैं, तो उसके विदाउट सर्जरी होती थी, तो जो है कि पेशेंट को विजुअल आउटकम ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था। पेशेंट को +10 नंबर के ग्लासेस पहनने पड़ते थे, और सर्जरी के बाद भी पेशेंट जो है कि सेटिस्फाइड नहीं रहते थे विजन से। उसके बाद जो है कि एसआईसीएस सर्जरी आई, कुछ एडवांस सर्जरी, आईसीसी जो प्राइमरी मेथड मैंने बताया उससे कुछ एडवांस सर्जरी आई, जिसमें जो है कि कॉम्प्लिकेशन रेट कुछ कम हुई अपने, और पेशेंट को विजुअल आउटकम बेटर रहने लगा, आईओल इम्प्लांटेशन होने लगा। और उसके बाद रिसेंटली अगर बात करें तो फेको इमल्सिफिकेशन या दूरबीन से जो मोतियाबिंद सर्जरी होती है, वो लेटेस्ट टेक्निक है। तो सर क्या इसमें कुछ लेजर का भी यूज होता है? हाँ, दूरबीन प्लस लेजर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जो सर्जरी होती है, तो वो काफ़ी एडवांस सर्जरी है। उसमें क्या है कि लेजर की वजह से प्रोसीजर जो है काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है, उसमें सेफ्टी बढ़ जाती है, और जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। इसी में सर हम आपसे टॉपिकल फेको इमल्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा फ्लैश लाइट चाहेंगे। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि दूरबीन से बहुत छोटे से चीरे से आँख के अंदर जो कैटरेक्ट लेंस बन गया है उसको जो है कि उसको अल्ट्रासोनिक पावर से टुकड़े कर दिए जाते हैं कैटरेक्ट के, और फिर जो है कि स्मॉल इंसिजन से उन सारे कैटरेक्ट लेंस के पीसेस को निकाल लिया जाता है, और फोल्डेबल लेंस इसमें यूज किया जाता है। तो स्मॉल इंसिजन से आई के अंदर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर काफ़ी एडवांस है, और इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, पेशेंट को कोई स्टिचेज नहीं आते हैं, और विजुअल रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, और पेशेंट नेक्स्ट डे से अपने रूटीन वर्क कर सकता है। एक कहावत है सर, चमत्कार को नमस्कार है। उसी तरीके से एक कहानी जुड़ी हुई है आईओएल डिस्कवरी पे, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में प्लेन क्रैश हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि उसका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है एक्सीडेंटली किसी के आई में चला गया था, और ये बाद में नोटिस किया गया कि उस मटेरियल से कोई भी आई के अंदर रिएक्शन नहीं हुई है। तो बस यही प्रिंसिपल जो है कि आईओल बनाने के मटेरियल के लिए बना, और ये एक तरह से माइलस्टोन था, और इसी के बाद अलग अलग तरह के आईओल्स एवं अलग अलग तरह के उनकी डिज़ाइन वो डिस्कवर हुई। अच्छा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस किस तरीके के आईओएल हमको यूज करने चाहिए, या कौन कौन से आईओएल्स अवेलेबल हैं? देखिए, नेचुरली अपनी जो आई के अंदर ऑटो फोकस का सिस्टम रहता है, अपने को डिस्टेंस, नियर और जो भी इंटरमीडिएट बीच का वर्क होता है उस सब के लिए अपनी आई जो है कि अपने आप फोकस कर लेती है। लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में ये ऑटो फोकस की जो कैपेबिलिटी होती है वो फिनिश हो जाती है। तो अपने पास जो है कि आईओल ऑप्शंस रहते हैं। जनरली जो आईओल्स आते हैं वो मोनोफोकल, मल्टीफोकल और एड ऑफ लेंस 3 तरह के होते हैं। मोनोफोकल में आपको जनरली क्या होता है कि दूर की चीज़ें आपको क्लियर रहती है, और नियर की चीज़ों के लिए आपको जो है कि स्पेक्स की नीड रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर मल्टीफोकल की बात करें तो उसमें तीनों चीज़ें क्लियर रहती है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको उसमें नाइट में जो है कि कलर हेलोज दिखते हैं, और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट जो है कि कम मिलता है। तो इस वजह से एक नई कैटेगरी जो लेटेस्ट आई है उसको बोलते हैं एड ऑफ लेंसेज, जिनका पूरा नाम है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इस टाइप के लेंसेज में क्या होता है कि आपको डिस्टेंस तो क्लियर दिखेगा ही, साथ में आपको इंटरमीडिएट वर्क जो आप मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ें भी काफ़ी क्लियर रहेगी। और बहुत बारीक या कुछ एकदम नियर का पढ़ना हो तो फिर आपको मिनिमम +1 +1.5 एडिशन का चश्मा रहता है। तो मेनली जो सबसे बेस्ट रहता है आईओल इम्प्लांटेशन के लिए वो एडोफ लेंसेज रहता है, जिसके अंदर आपको जो है कि मल्टीफोकल साइड इफेक्ट भी नहीं मिलते,
और आपको डिस्टेंस प्लस इंटरमीडिएट दोनों विजन अच्छी मिल जाती है। तो इस तरीके की जब सर्जरीज कंडक्ट की जाती है तो आफ्टर सर्जरी पेशेंट की केयर किस तरीके से करी जानी चाहिए? देखो, आफ्टर सर्जरी अपन पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि जो आपको आई ड्रॉप्स और ड्रग्स दिए वो आप एग्जैक्टली जितना आपको डोज बताया गया है उसके हिसाब से यूज करें, और अपनी आंखों को धूल, धुएं और धूप इन तीनों चीज़ों से बचा के रखें। आई हाइजीन मेंटेन रखें, और इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी हो तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से जाके मिलें। एक बहुत कॉमन सा चीज चली आती है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्या हम इस केस में भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्रिवेंशन किया जा सकता है कि पेशेंट का कैटरेक्ट फॉर्मेशन ना हो, या पहले से ही कुछ ऐसी सावधानियां बरती जा सकती है? देखो, कैटरेक्ट एक एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, तो एज को अपन नहीं रोक सकते। इसलिए क्या है कि कैटरेक्ट जो है कि एक एज के बाद में किसी हर एक इंसान को होता ही है। अब ये डिपेंड करता है, अगर किसी के और भी डिजीजेज एसोसिएट हो तो वो फिर कम एज में आ जाता है, और अदरवाइज नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के थ्रू ये 70, 80s या 60s में भी कैटरेक्ट आ जाता है कई बार। सर, आपकी तरफ से अगर कोई प्रो टिप हो हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि कैटरेक्ट के बारे में जो भी डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर सिम्टम्स हो तो इस बारे में अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।